हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर, जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्लास रहने वाली है। आज सेकंड क्लास होने वाली है हमारी कंप्यूटर की। तो आज का हम जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके जो 5 जनरेशंस होती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही में हम लास्ट में करेंगे जो जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी आज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये कल किया था, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमने ये कल किए थे। तो इनका हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि रिवीजन भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे। तो अबेकस था जो ये हमारा फर्स्ट जो अर्ली डिवाइसेस है वो है अबेकस, जो कि हमारा 3000 ईसा पूर्व पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्या है कि जो ये है इसमें जो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है ये? कैलकुलेटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, बेसिक अरिथमेटिक के लिए। क्लियर है? अबेकस। तो सेकंड है हमारा नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स को किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने किया था। ये कब आया था? 1617 में आया था। इसको यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर हमने किया था पास्कलाइन। पास्कलाइन में हमने किया था कि इसको किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट करा था। ये 1642 में आया था। इसको किस लिए यूज किया जाता है? मैकेनिकल कैलकुलेटर के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसको यूज किया जाता है पास्कलाइन को। तो जो फोर्थ है हमारा एबीसी। एबीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, एबीसी की क्या है? फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी आपकी? एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, जिसको किसने इन्वेंट किया था? क्लिफोर्ड बेरी ने। ये इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 1937 से 1942 तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और जो इसकी स्पेशलिटी है वो क्या है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, कौन सा था ये? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाया गया था ये। बात करें कि जो ये है एनिएक, ENIAC, इसको जो इन्वेंट करा था वो किसने इन्वेंट करा था? तो वो किया था जॉन, तो वो किसने किया था? जॉन डब्ल्यू मॉचले ने। ठीक है, कब किया था? 1946 में। ये काफी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ENIAC से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या रहा था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर रहा था ये। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेरिकल क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटर। ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म। ठीक है, और इसको किसने इन्वेंट करा था? डब्ल्यू मॉचली ने किया था। और ये क्या था? एक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। ठीक है, बात करें नेक्स्ट कि EDVAC क्या है? ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट कंप्यूटर, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको भी किसने किया था? प्रेस्पर एकार्ट ने एंड जोहन डब्ल्यू मॉचले ने इसको क्या करा था? इन्वेंट करा था। कब किया था? 1949 में किया था। ठीक है, और ये क्या था? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये। ठीक है, बात करें कि अब नेक्स्ट एडसेक। एडसेक क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले कंप्यूटर, स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसको इन्वेंट करा था मॉरिस विल्किंस ने। 1949 में ही आया था ये भी। और जो ये था, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्टोर्ड कंप्यूटर था, प्रोग्राम कंप्यूटर। और जो ये SEAC
SEAC क्या है आपका? ये है आपका स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसका जो इन्वेंट है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यूएसए के थ्रू इसका इन्वेंट हुआ था, 1950 में हुआ था। और जो इसका ये है फर्स्ट यूएस कंप्यूटर बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। ये क्या था कि पहला यूएस कंप्यूटर था जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा आया था, ठीक है ना। तो बात करें कि इसमें यूनिवेक की, ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, क्योंकि इनकी जो ये फुल फॉर्म है ये क्या है एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसका जो इन्वेंट है वो भी किसने किया था? प्रेस्पर एकर्टन एंड डब्ल्यू मॉर्शली ने किया था। 1951 में ये आया था। ये क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूएसए का, ठीक है, दुनिया की, ठीक है ना। ये क्या था? ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था ये, ठीक है। बात करेगी आईबीएम की। आईबीएम क्या है? दुनिया की ये सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है। जो आईबीएम है ना, सबसे बड़ी कंपनी है ये दुनिया की, ठीक है। तो इसका जो इन्वेंट हुआ था ये कब हुआ था? 1952 में हुआ था। फर्स्ट कंप्यूटर मास प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस यूज के लिए इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए जो हमने आपसे कल किए थे। अब बात करते हैं कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कितनी जनरेशंस होती हैं? 5 जनरेशंस होती हैं। तो बात करें कि हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1940 से लेकर 1956 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है रेफर्स टू द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बिटवीन 1942 और 1956। तो जो प्रथम पीढ़ी के जो ये कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये इसका ये 1940 से 1956 तक इनका ड्यूरेशन रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक ड्रम और मेमोरी स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का क्या है? उपयोग किया जाता है। इनका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। और जो बिजली की खपत होती है इसमें वो अधिक होती है। काफी गर्मी उत्पन्न करते हैं ये, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो क्या होते हैं कि काफी गर्मी जो है वो उत्पन्न करते हैं। वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फर्स्ट जनरेशन में। तो जो ये कंप्यूटर का आकार क्या होता था? बहुत बड़ा होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि पूरे कमरे को क्या घेर लेते थे, इसीलिए इन्हें चलाने के लिए एक अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो ये क्या होते थे कि बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, इसीलिए एयर कंडीशन भी की एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे क्या होती थी? जरूरत पड़ती थी। इसकी जो लागत होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। जो लागत होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए इनका जो उपयोग है कई बड़े संस्थानों और सरकारी संगठनों तक ही सीमित था। तो ये क्या है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती है। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज होती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी? 0 और 1, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या करते हैं? केवल 0 और 1 की भाषा ही समझते हैं। इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है? इनको जो प्रोग्राम करना था वो बहुत कठिन था पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, कमरे जितने बराबर के होते हैं ये, ठीक है। और क्या है कि जो हाई पावर कंजम्पशन है, इसमें क्या होता है कि हाई पावर कंजम्पशन यानी कि इसे चलाने के लिए बहुत अधिक जो बिजली है वो लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा लगती है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? हीट जनरेशन। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? बहुत गर्म हो जाते हैं, इसीलिए इनको ठंडा रखने के लिए क्या है? एक एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। क्लियर है? बात करें कि मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, यहाँ पे जो मेमोरी है मैग्नेटिक ड्रम की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो
सेकंड जनरेशन में इसी को ही बदल कर क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है, उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो बहुत कम होती है इनपुट आउटपुट की। और ये क्या करते हैं, जो लेस रिलायबल, तो ये क्या लेस रिलायबल मतलब होता है कि ये क्या होते हैं कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो रख रखाव करने के लिए ना इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत महंगे होते हैं, इन्हें काफी ज्यादा वो लागत लगती है इनको खरीदने के लिए। तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। इन पे क्या करी जा सकती है, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी की जा सकती है, यानी कि लिमिटेड बुनियादी जो गणना है वो ही की जा सकती है, लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपके रह गए हो गए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि यहाँ पे ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्या है कि ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैग्नेटिक ड्रम है, यहाँ से ही आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ड्रम से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें कि नेक्स्ट की, तो यहाँ पे ये है, तो फर्स्ट जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। वैक्यूम ट्यूब ये होती है, इसका टाइम पीरियड ये है। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता है किस लिए, स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की ही भाषा समझता है, क्लियर। वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज, इसका जो साइज है क्या होता है, एक रूम के बराबर होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो लगती है, पावर लगती है, बिजली लगती है, ठीक है, मतलब। और इसमें क्या है, एक्सेसिव हीट, बहुत गरम ये हीट करता है बहुत ज्यादा ही। तो इसको क्या है, एक एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो कि इसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली होता है, ठीक है। और क्या है, ये लेस रिलायबल है, ठीक है। बात करें कि इसमें जो इसके एग्जाम्पल है वो क्या है, ENIAC जो कि 1945 में आया था। ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये एडवेक जो अभी करवाई है मैंने आपको, ये वही है, ठीक है। एडवेक क्या है, जो कि आपका स्टोर्ड प्रोग्राम का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया था, जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था। तो शुरुआती कंप्यूटर में क्या होता था कि जो ENIAC, ठीक है, ये प्रोग्राम चलाने के लिए क्या करते थे, जो मशीन की वायरिंग होती थी उसे बदलनी पड़ती थी। क्या होता था, जो मशीनों की जो वायरिंग होती थी उसे बदलनी पड़ती थी, तो जो कि बहुत कठिन और उसमें समय लगता था, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन था, समय लगता था। इसीलिए इसको हल करने के लिए क्या किया गया कि जो प्रोग्राम और डेटा को दोनों ही एक ही मेमोरी में क्या किया गया, स्टोर किया गया, ठीक है। दोनों को एक ही मेमोरी में क्या किया, स्टोर किया गया था। तो ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम है ये किसके द्वारा आया था, तो ये आया था आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के द्वारा। किसके द्वारा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के द्वारा ये आया था, ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाएगा, जो कि मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ। तो यूनिवैक क्या है, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है जो कि आपके बिजनेस या जो कमर्शियल गवर्नमेंट वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें लैंग्वेज ये समझी जाती है, और जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मिलिट्री एप्लीकेशंस, डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च लेबोरेटरी के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। मशीन लैंग्वेज जो कि आपकी ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाई पावर कंज्यूम किया जाता है, एक्सेसिव हीट होती है, और जो इसके एग्जाम्पल है ये हैं, ठीक है। तो इसी में ये है। बात करें अब कि सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा, 1956 से लेके 1963 तक रहा, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी ऑफ ये कंप्यूटर है 1956 से 1963 इसका रहा। ये वे कंप्यूटर थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या होता था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब इसे याद रखना, ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकंड जनरेशन में किसका यूज होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि आकार में ये छोटे हुए ट्रांजिस्टर के जो कारण है वो क्या है कि ये आकार में छोटे हैं, ठीक है। इनकी जो गति, ये क्या करने लगे, तेज गति से काम करने लगे, ठीक है ना, कम बिजली खर्च करने लगे, कम गर्मी उत्पन्न करने लगे, और ये क्या रहे, अधिक विश्वसनीय बन गए, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि जो इनका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 63 तक का रहा, ठीक है। इसमें क्या किया, वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर को यूज किया, क्योंकि जो कंप्यूटर के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी में उपलब्धियों में से ये एक था। तो ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर के आकार में क्या होने लगे, ये छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर की तुलना में इसमें क्या होता है कि ये कम बिजली लेते हैं, ठीक है, और कम गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो कंप्यूटर का रखरखाव है वो आसान हो गया था, ठीक है। उनकी जो कार्य क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो भी काफी क्या हुई थी, बढ़ गई थी, वृद्धि हो गई थी उसमें। तो इसमें क्या होता है, इसी पीढ़ी तो इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों को कौन यूज करता है, ठीक है। तो वो कौन उपयोग करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, व्यावसायिक कार्यों में क्या होता है, इसको यूज किया जाने लगा, ठीक है ना। बात करें इसमें मेजर सेकंड जनरेशन की, तो इसमें ये क्या है कि आईबीएम, ये आईबीएम 1401 मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कंप्यूटर ऑफ द सेकंड जनरेशन का सबसे मतलब कि लोकप्रिय व्यावसायिक कंप्यूटर था ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 1959 में ये विकसित हुआ था, ठीक है, और ट्रांजिस्टर पे ही ये बेस्ड था, क्लियर है। व्यापारिक डेटा प्रोसेसिंग में इसको उपयोग किया जाता था, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में इसको यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि फिर आता है कि आईबीएम 7094, जो कि मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियर कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सीडीसी 1604 में क्या है कि फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर है ये, ठीक है, दुनिया के शुरुआती ट्रांजिस्टर पे आधारित है, ये कंप्यूटर में से एक था। और जो यूनिवेक 1108 है, ये क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सारी इंफॉर्मेशन है एक साथ आपको मिलेंगी। इसमें सेकंड जनरेशन में देखते हैं कि जो पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, अब क्या किसका करेंगे, ट्रांजिस्टर का सेकंड में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिप्लेस किया गया है इसको, और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, ठीक है। ये क्या है, छोटे साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन से, और उसमें क्या होता है, इसमें लेस हीट लगती है, ठीक है, उसमें ज्यादा हीट लगती थी, इसमें कम हीट लगती है। और इसमें क्या होता है कि जो पावर कंजम्पशन है वो क्या है, कम है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग स्पीड है कैलकुलेशन की, तो वो क्या है, वो ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। और जो असेंबली लैंग्वेज है वो इसको मशीन लैंग्वेज से क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। और जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी, उसमें क्या थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी थी, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी थी उसमें। तो इसमें डेटा स्टोरेज के लिए क्या किया जाता है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया जाता है, तो ठीक है ना। और ये ट्रांजिस्टर्स क्या है, ये स्मॉल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। दे आर फास्टर, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब से, ये क्या है, बहुत छोटे हैं, फास्ट भी हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के दिखते हैं। तो बात करें कि यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है, ये क्या है, अभी कराए हैं, ये आईबीएम 1401, आईबीएम 7094, जो कि आपके 1959 में आए थे, ये 1960 में आए थे, 1962 में आया था। तो इसको ये बात करें कि ये मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कंप्यूटर है ये, ठीक है। और ये क्या है, इंजीनियर एप्लीकेशन या साइंटिफिक के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो सीडीसी है, ये क्या है, ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर है, और जो ये है, इसको भी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में ये यूज होता है वैक्यूम ट्यूब, इसमें ट्रांजिस्टर, ठीक है। इनकी जो स्पीड है उसमें क्या होती है, इसमें फास्ट होती है, इसमें स्लो होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के हैं। और जो इनके एप्लीकेशन है वो बैंकिंग वगैरह में यूज किया जाता है, बिजनेस डेटा के प्रोसेसिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग की जो कैलकुलेशन होती है उसमें इसको यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन में। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी क्या यूज किए जाते हैं, क्लियर है।
तो ये सब क्या है, स्मॉल साइज होता है, हीट कम वो करता है, ये जनरेट करता है, तो ये सारे क्या है, इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन क्या है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1964 से लेके 1971 तक का इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में जो डेवलप हुआ था 1964 से लेके 1971 में, तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, सर्किट का क्या हुआ, उपयोग किया गया इसमें। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये क्या है, एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये पूछा जाता है और पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, वो लगे हुए होते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे क्या है, कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय बन गए। ठीक है, वो क्या हुए, स्मॉल साइज के बन गए, और मतलब स्मॉलर, फास्टर, चीपर और मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन। मतलब सेकेंड जनरेशन से भी ज्यादा वो फास्ट होने लगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें क्या है कि जो थर्ड जनरेशन है, ठीक है, वो क्या है कि 1964 से लेके 1971 के बीच में आया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट आता है जिसका यूज किया जाता है, और ये इसमें क्या होता है कि ये छोटी सिलिकॉन चिप होती है इसमें, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर है ये बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ट्रांजिस्टर की जगह क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया। जो इसका आकार है पहले की तुलना में इसका छोटा हो गया। ठीक है, जो इसका आकार है ये पहले की तुलना में इसका छोटा हो गया, और जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई, तेज हो गई। क्लियर, तो इसमें क्या है कि बहुत कम गर्मी उत्पन्न करते हैं। जैसे फर्स्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे जिसमें एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। सेकंड में क्या हुआ कि कम हो गई, और इसमें क्या हुआ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बहुत कम गर्मी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लो पावर कंजम्पशन होती है, मतलब कम बिजली कंजम्पशन होती है, इसमें आवश्यकता होती है। और ये इसमें क्या होता है कि मोर रिलायबल, मतलब जो हार्डवेयर फ्लोर कम हो गए, इसीलिए ये क्या है, अधिक विश्वसनीय बने। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ही आया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। क्लियर है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बोलोगे, थर्ड जनरेशन में आया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, एक समय में क्या होता है कि यहाँ पे कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पर। तो कीबोर्ड और मॉनिटर के लिए क्या है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए जो कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किया वो भी कहाँ पे हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक हाई लेवल क्वेश्चन आता है हाई लेवल लैंग्वेज से, जो कि आपकी थर्ड लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये मतलब थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे कि फोर्ट्रन हो गई, कोबल हो गई, बेसिक्स हो गए, ये सारे क्या हैं, थर्ड जनरेशन में आएंगे। तो इसमें क्या है कि बेटर स्टोरेज कैपेसिटी का इसमें मेमोरी का यूज किया जाता है। क्लियर है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इसमें यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो क्या है, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप है, सिलिकॉन चिप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक ही सिंगल चिप में क्या है, बहुत सारे वो सिलिकॉन, ठीक है, तो ये क्या है, एक सिलिकॉन चिप है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इस, तो ये क्या है, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस है, जो कि बहुत छोटा है, स्पीड अच्छी है, तेज है, गर्मी कम देते हैं, बिजली लो कंजम्पशन पावर है। ठीक है, ये सारे क्या है इसमें, ये इसके एडवांटेजेस है, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें एक से एग्जांपल्स की, तो इसमें क्या होता है कि IBM सिस्टम 360, जो कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे 100% एक क्वेश्चन बनता है कि IBM 360 किस में आता है, वो आपके थर्ड जनरेशन में आता है। कब आता है, 1964 में ये आया था। ये एक IBM, ये कंप्यूटर बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, यहाँ IC आधारित था, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था ये। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये क्या करता था, सपोर्ट करता था। क्लियर है, जो ये सिस्टम है 360 का उन्नत संस्करण था। ठीक है,
ये इसमें क्या होता है कि अधिक मेमोरी और बेहतर परफॉर्मेंस थी, इससे ज्यादा इसमें बेहतर परफॉर्मेंस थी। और जो ये है PDP 8 है 1965 में आया, ये दुनिया का सबसे पहला सफल मिनी कंप्यूटरों में से एक था, ठीक है, मिनी कंप्यूटरों में से एक था। और जो हनीवेल 6000 सीरीज है, ये क्या है, इसका उपयोग वैज्ञानिक, व्यापारी और औद्योगिक कार्यों के लिए किया गया, ठीक है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये हाई लेवल ये आ गए, लोअर मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या होता है, ये कम खर्चीला होता है। यहाँ पे जो इसके एप्लीकेशन है, ये बिजनेस वर्ग के लिए भी किया जाता है, ठीक है, सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, डिजाइन और एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है कि डेटा को छोटे छोटे रिंग्स के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये छोटे छोटे रिंग्स के इसमें स्टोर किया जाता है डेटा को। ये पहले की तुलना में क्या हो गया, तेज हो गया, ठीक है। और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप जैसे इसमें यूज किए जाते हैं। और इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ये होती है, फॉर्टन, कोबल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल, ये सारी क्या होती हैं, भाषा इसमें यूज किए जाती हैं। तो ये सारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्विक रिवीजन के लिए ये क्या है, इसमें थर्ड जनरेशन ये है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। और ये फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल है, एग्जांपल इसके IBM है और सिस्टम हनीवेल वगैरह ये सब है, क्लियर है। तो बात करें यहाँ पे अब फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन क्या है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्या है, ये कब आया, 1971 में आया, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में 1971 में आया विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेस के आविष्कार से हुई, किससे हुई इसकी इन्वेंशन, माइक्रो प्रोसेसर से हुई। और इसमें क्या है कि 1000 एंड लेटर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर इंटीग्रेटेड ऑनटू सिंगल चिप यूजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही चिप में क्या होता है कि जिससे हजारों और लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक ही चिप में स्थापित किया गया, ठीक है। एक ही चिप में क्या है, हजारों लाखों घटकों को एक ही चिप में स्थापित किया गया। इस पीढ़ी को लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था इसमें, ठीक है, इस पीढ़ी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक तो डेफिनेटली बनता है ये कि LSI और VLSI का जो उपयोग है वो किस जनरेशन में होता है, तो किस जनरेशन में होता है, ये फोर्थ जनरेशन में होता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस पीढ़ी में क्या होता है कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और जो आधुनिक कंप्यूटर का क्या है विकास हुआ था, तो इसी फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था कंप्यूटर वगैरह का, ठीक है, जो आविष्कार हुआ था, क्लियर। तो बात करें यहाँ पे कि तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1971 में ये आया था और इन्वेंशन माइक्रो प्रोसेस के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होते हैं इसमें, ठीक है ना। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है तो वो क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर का, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज किया जाता है। ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि बहुत इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। और जो लो प्रोसेस कंजम्पशन, ये क्या करते हैं कि लो प्रोसेस कंजम्पशन मतलब कि इसकी जो वो है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज किया जाता है। और हीट बहुत कम होती है इसमें, जनरेटेड सिग्निफिकेंटली लेस हीट कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन, पिछले जनरेशन से बहुत कम हीट इसमें लगती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक, हाँ, हीट जनरेट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी क्या होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज होती है, ठीक है। और इसमें क्या यूज किया जाता है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये इसी के अंदर आता है।
फोर्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू आइकन्स, विंडो, मेन्यूज एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू क्या होते हैं, यूजर्स इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में। और जो नेटवर्किंग सपोर्ट है, तो कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क। जो कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क्स के थ्रू। इसमें क्या होती है कि हाई रिलायबिलिटी होती है, मतलब कि दूसरे जनरेशन से ज्यादा इसमें रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे करें, पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं होम्स के लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए आए थे। और मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल टास्क और प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल टास्क और या फिर मल्टीपल प्रोसेस हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। इसमें तो इजी मेंटेनेंस, मतलब ये क्या हो गया, बहुत हमारे लिए इजियर हो गया, मेंटेनेंस बिकम इजियर, चीपर एंड यूजर फ्रेंडली। तो इसको इजी मेंटेनेंस करना बहुत इजी हो गया इसको, ठीक है। तो ये जो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेस एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जो कि सीपीयू पर दैट कंटेन द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। जो कि बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है कि जो आपकी ये है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, ये क्या करती है, कंप्यूटर के सीपीयू के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फास्ट प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और बहुत ये साइज में छोटे होते हैं, लो पावर कंजम्पशन होती है, हीट इसमें कम होती है, और लार्ज इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होती है, ये सारी क्या है। बात करें कि जो इसके एग्जाम्पल हैं वो क्या है, जैसे कि इंटेल, ठीक है, 1971 में आया था, आईबीएम पीसी 1981 में, पहले ये यूज होता था, जो कि आपका वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। इसमें क्या है, आईबीएम पीसी क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर है, फिर ये यूज किया जाने लगा। फिर एप्पल मैकिंटोश आया जिसका इंट्रोड्यूस जीयूआई, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था, कंप्यूटिंग एंड वॉज यूजर फ्रेंडली, इसको इजी तरीके से यूज किया जाने लगा। फिर एप्पल फिर ये आया 1977 में आया, वन ऑफ द फर्स्ट मास प्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है इसकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सीपीयू की तरह इसमें वर्क होता है, ठीक है। और तो ये क्या है कि सिंगल चिप ऑफ कंटेन द सीपीयू, मतलब सीपीयू की तरह इसमें वर्क होता है, सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल ये करता है, ठीक है। फिर इसमें आता है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आपके किस में आता है, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स, ये क्या होते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। एक ही सिंगल चिप में क्या होते हैं कि 1000 जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि एक ही जो सिंगल चिप्स होती है उसमें क्या लगे हुए होते हैं, मिलियंस कंपोनेंट लगे होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को क्या बनाते हैं, बहुत मतलब कंप्यूटर को वेरी स्मॉल, फास्ट एंड एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, जिसमें जैसे रैम और रोम मेमोरी यूज की जाती है, ठीक है, जो डेटा को बहुत तेजी से क्या करती है, असेस करती है, और स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है इसमें, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गए, ये क्या है, सारे लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एडवांस सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विंडो, लाइनक्स वगैरह आ जाते हैं, और ये ग्राफिक्स को, यूजर इंटरफेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और
इसमें कौन-कौन से ये एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम इसको एजुकेशंस में, जैसे कि एजुकेशंस में हो जाएगा, हम इसको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरीज़ में, ठीक है? ऑनलाइन लर्निंग में, तो हम इसको क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो जैसे कि बिज़नेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ई-कमर्शियल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करें कि कम्युनिकेशन में इसका यूज़ कैसे होगा, जैसे कि ईमेल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ठीक है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस के थ्रू इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है, जैसे एंटरटेनमेंट, मूवीज़, गेमिंग, म्यूज़िक के लिए, ठीक है? बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए, और जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस, मेडिकल, ये अपॉइंटमेंट सिस्टम्स के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बात करें कि रिसर्च, ये सारे 4th जनरेशन के अंदर आ रहे हैं। मैंने मतलब एक-एक पॉइंट लिया हुआ है ताकि ये ईज़ी रहे, और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो बात करें कि यहाँ पे रिसर्च के लिए हो गया, इंटरनेट सर्विस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि ब्राउज़िंग के लिए इसका यूज़ होता है, सर्च इंजन के लिए, और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? बात करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जो डाटा मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? वोटिंग सिस्टम के लिए, पासपोर्ट के लिए, क्लियर है ना? चलिए बात करते हैं अब 5th जनरेशन के। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या है? जो कि अब प्रेज़ेंट में है, फ्यूचर में है, ठीक है? तो 5th जनरेशन में एआई का यूज़ होने लगा, ठीक है? अब एआई का ये क्या है, लेटेस्ट जनरेशन है। तो इसमें क्या हुआ कि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये क्या है, बेस्ड है, ठीक है? अब एआई इतना, अब कंप्यूटर इतना फास्ट हो गया है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत फ़र्क है। अब हमें कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम कुछ भी डेटा डालते हैं तो हमें तुरंत मिल जाता है, ठीक है? अब तो इमेजेस के थ्रू मिल जाता है, ठीक है? तो अब इतना एडवांस हो गया है, एआई हमें सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है एआई, ठीक है? अब एआई में जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं, आप कुछ भी डालो, अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में मिल जाती है। आप टॉपिक सर्च करो, आपको फुल टॉपिक मिल जाएगा। आप किसी की इमेज लो, इमेज बोलो तो वो इमेज भी जनरेट करके दे देता है। अब इतना सुपर फास्ट हो गया है, ठीक है? तो स्पीडी का जो उद्देश्य है कंप्यूटर बनाना, जो कि मनुष्य की तरह ही सोचता है, ठीक है? मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके, ठीक है? जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका तुरंत ये क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है 5th जनरेशन में, ठीक है? ये याद रखना, ये पूछा जाता है। तो ये क्या है कि एडवांस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसके जो फीचर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे कि चैट जीपीटी को हम कुछ भी देंगे, तो वो हमें क्या होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में दे देता है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में वो क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम है, मशीन लर्निंग है, ठीक है? तो रोबोटिक इंटीग्रेशन इसमें आता है, न्यूरल नेटवर्क्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, हाई स्पीड एक्यूरेसी, ठीक है? एकदम से ही स्पीड में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और मल्टीमीडिया भी कैपेबिलिटी इसमें होती है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, हार्डवेयर यूज़ होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए पूछ लिया जाए तो वो किसमें आता है आपका, 5th जनरेशन में। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी होती है ये, एडवांस इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, रोबोटिक सेंसर की तरह ये क्या करता है, काम करता है, क्लियर है? तो इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है, एआई का, एक्सपर्ट टूल्स होते हैं इसमें, मशीन लर्निंग फ्रेम होता है, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज में ये क्या देता है, प्रोसेसिंग करता है, और ये क्या है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसमें ये आता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक, नेचुरल, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारे क्या है, 5th जनरेशन के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन है वो हम ये एक तो हाइट स्पीड एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है ये, ठीक है? और स्पीड में देता है। तो
ये क्या है मतलब ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह ही सोचता समझता है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करता है। लास्ट स्टोरेज इसकी जो मेमोरी होती है रिलायबल और कंसिस्टेंट होता है, ये मल्टी मीडिया और मल्टीटास्किंग होता है। कुछ भी टास्क दो आप इसको, ये क्या है मल्टीटास्क होता है, कुछ भी टास्क दोगे सब कुछ मिलेगा। तो यूजफुल इन मैनी फील्ड, तो ये क्या है कहीं भी किसी फील्ड में भी यूज हो जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, बिजनेस में, बैंकिंग में, तो ये क्या है सारी जगह यूज होता है। तो अब इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि चैट जीपीटी एआई टूल हो गया, आईबीएम वैटसन हो गया, गूगल एआई हो गया, सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, ठीक है, ड्राइविंग कार्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तो कंप्यूटर इतना फास्ट हो गया है, जैसे कि आप कोई भी कैलकुलेशन, ये नहीं कि सिंपल आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दोगे, जैसे कि ये, ठीक है, इसको भी आप कितनी ही डिजिट से दोगे, ठीक है, तो ये क्या करता है 1 सेकंड में ही इसको सॉल्व करके दे देता है। अब इतनी सुपर फास्ट हो गया है कंप्यूटर कि सारी चीजों को क्या है कि तुरंत दे देता है सॉल्व करके, जिससे कि क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ से अब करेंगे हम ये जो जनरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, जो 5 जनरेशन हमने करी है, तो 1 to 5 जनरेशन के ऊपर ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर टू रिप्लेस द अनरिलायबल मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो ये क्या है कि प्रथम पीढ़ी के अविश्वसनीय मैग्नेटिक ड्रम को बदलने के लिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी तकनीक की शुरुआत की गई। तो जो मैग्नेटिक ड्रम है, ठीक है, ये क्या था फर्स्ट जनरेशन में आता था, इसका यूज होता था, ये क्या थी अनरिलायबल मेमोरी थी, ठीक है, क्या थी अनरिलायबल थी। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी से इसको क्या किया गया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम था, तो सेकंड में क्या है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया गया, ठीक है। तो ये क्या थी ज्यादा फास्ट थी, ठीक है, रिलायबल थी और स्टेबल भी थी, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया गया। तो ये क्या है कि जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, ये क्या है छोटे मैग्नेटिक रिंग्स कोर होते थे, इसमें क्या होते थे मैग्नेटिक कोर्स होते थे छोटे छोटे। तो इसमें क्या है छोटे मैग्नेटिक रिंग कोर होते थे जो कि डेटा को क्या करते थे स्टोर करते थे, जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग अ टेक्निक टू डिजाइन कंट्रोल यूनिट यूजिंग अ कंट्रोल स्टोर was conceptualized by Maurice Wilkes and first implemented in which generation architectural design। ये क्वेश्चन अभी कराया है कि कंट्रोल स्टोर का उपयोग करके कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने की एक तकनीक जो कि माइक्रो प्रोग्रामिंग की अवधारणा मैरिस विकल्स द्वारा दी गई थी। तो इसे पहले किस पीढ़ी के आर्किटेक्चरल डिजाइनों में लागू किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो किस आर्किटेक्चरल डिजाइनों में लागू किया था, तो ये किस में आता है, तो ये आता है आपका सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, मॉरिस विल्कीज ने। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा आया था माइक्रो प्रोग्रामिंग, मॉरिस विल्कीज के द्वारा आया था। तो ये क्या है ये क्या है कंट्रोल यूनिट डिजाइन, ठीक है, कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने की ये क्या है टेक्निक है, ठीक है, क्लियर है। जो कि इसका उपयोग है कहाँ पे होता है, वैसे तो जो इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, थर्ड जनरेशन में किया गया था, ठीक है, सबसे पहले इसका उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। फिर इसको यहाँ पे सेकंड जनरेशन में किया गया है, ठीक है। तो इसका ये क्या है कि इससे सीपीयू डिजाइन आसान और फ्लेक्सिबल हो गया। जो सीपीयू का डिजाइन है वो क्या हुआ, सीपीयू डिजाइन
इजी एंड फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जनरेशन। तो बात करें थर्ड क्वेश्चन की, द स्विच फ्रॉम, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया ना कि द स्विच फ्रॉम एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टू एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड लेटर एलएसआई टुक प्लेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एसआई से एमएसआई और बाद में एलएसआई में बदलाव कंप्यूटर के किस विकास के दौरान हुआ, तो वो किस विकास के दौरान हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो जो इसका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो एसएसआई है, ठीक है, वो क्या है, स्विच हुआ जो एसएसआई से एमएसआई और बाद में क्या है एलएसआई, ठीक है, वो क्या हुआ, इनका विकास क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। ये पूरी तरह से वैसे तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट इवोल्यूशन से ही जुड़ा है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड इवोल्यूशन से ही जुड़ा है। लेकिन जो बाद में इसको इसका जो फोर्थ जनरेशन में ये क्या है, जो एलएसआई है, ठीक है, वो और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, किसमें हुआ था, फोर्थ जनरेशन में हुआ। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पेसिफिक कंप्यूटर फ्रॉम द थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपवर्ड कैपेबिलिटी अलाउइंग द सेम सॉफ्टवेयर टू रन ऑन डिफरेंट साइज ऑफ द सेम मशीन फैमिली। अभी क्वेश्चन कराया है ये, मैंने बोला था कि उन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। देखो कैसे घुमा फिरा के पूछ रखा है कि तीसरी पीढ़ी के किस विशिष्ट कंप्यूटर ने अपवर्ड कैपेबिलिटी की अवधारणा पेश करी, जिससे कि एक ही सॉफ्टवेयर को एक ही मशीन परिवार के विभिन्न आकारों पर चलाया जा सके। तो ये मैंने बोला था कि ये आएगा, ठीक है। ये क्या था, IBM सिस्टम 360, ठीक है। इसी में क्या था कि एक ही जो सॉफ्टवेयर का था, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर को एक ही मशीन पे विभिन्न आकारों पर क्या था, चलाया गया था। तो वो क्या है, IBM सिस्टम है आपका 360। तो इसमें क्या हुआ, इसको पहली बार क्या बोला गया, फर्स्ट टाइम इसको बोला गया था अपवर्ड कैपेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या था, इसको अपवर्ड कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। वो भी किसने दिया था, IBM 360 ने। इसका मतलब है कि एक ही फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर सेम सॉफ्टवेयर चलाना, ठीक है, चलाया जा सके। ये किस में आता है, आपका थर्ड जनरेशन में आता है। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। किस में आता है, ये थर्ड जनरेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक और चीज कि इसे कंप्यूटर हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, इसे रिवॉल्यूशन माना जाता है हिस्ट्री का, ठीक है, कंप्यूटर हिस्ट्री में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग बिकम वाइडस्प्रेड एंड स्टेबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग में सक्षम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की किस पीढ़ी में व्यापक और स्थिर हो गए थे। तो किस पीढ़ी में हो गए थे, किस जनरेशन में हो गए थे, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम शेयरिंग है और रियल टाइम है, ठीक है, ये किस में आया था, ये आपका आए थे थर्ड जनरेशन में आए थे, ठीक है। किसमें, थर्ड जनरेशन में। तो ये आपका टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में आया था, थर्ड जनरेशन में आया था। इसको क्या है कि मल्टी यूजर्स क्या होते थे कि एक टाइम पे क्या है सिस्टम को यूज कर सकते थे, ठीक है। क्या है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ सिस्टम को यूज करते थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, इसी में आता है। और जो आईसी टेक्नोलॉजी के कारण ये क्या हुआ था, किसके कारण ये पॉसिबल हुआ था, आईसी टेक्नोलॉजी के कारण, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये पॉइंट क्या है, पूछे जाते हैं। और जो ओएस है क्या है, ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बन गया था इसमें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन, क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which semiconductor manufacturing technology enabled the creation of VLSI very large scale integration chip defined the fourth generation of computer। तो किस सेमीकंडक्टर निर्माण तकनीक ने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप के निर्माण को सक्षम बनाया जो कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को परिभाषित करते हैं? तो वो किसको करते हैं? जैसे कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, MOS। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है, जो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो चिप है, इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया? MOS, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो MOS है ये क्या है? बहुत छोटे और पावर चिप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटे और पावरफुल चिप बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है? ये किसके अंडर आता है? ये आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंडर आता है, फोर्थ जनरेशन। क्लियर है? फोर्थ जनरेशन के अंडर आता है ये। तो इसी को ही आज के क्या है कि माइक्रोचिप जो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। जो माइक्रोचिप है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या है? बेस्ड है, बेस्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं, अब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर bottleneck which limited data throughput because the CPU and memory share the same bus, which the primary design limitation of computer until which generation। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर याद करो, ये अभी बताया है, ठीक है, कि बाधा बोटलनेक जो डेटा थ्रूपुट को सीमित करती है क्योंकि सीपीयू और मेमोरी एक ही बस साझा करते हैं। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की ये प्राथमिक डिजाइन सीमा थी? तो ये किसकी है? तो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सीपीयू और मेमोरी ये क्या करते हैं? सेम बस शेयर करते हैं। क्या करते हैं? सेम बस शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? लिमिट होती है, ठीक है। जो स्पीड होती है वो क्या होती है? लिमिट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बॉटलनेक प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्या किसमें बनी रहती है? फोर्थ जनरेशन में। किसमें? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ये रहा फोर्थ जनरेशन। तो इट रिमेन्स अ फाउंडेशनल चैलेंज थ्रू द फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर ने इसे क्या कहा है? पार्शली इंप्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 रिलीज्ड इन 1971 1971 मार्क द ट्रांजिशन इनटू विच जनरेशन। तो 1971 में जारी पहला व्यावसायिक माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 किस पीढ़ी के संक्रमक का प्रतीक है? तो ये मैंने अभी कराया है, ये हमने करा था, ठीक है। ऊपर ऊपर ये था इंटेल 4004, तो वो किस में था? आपके फोर्थ जनरेशन में था, ठीक है। तो ये कब आया था? 1971 में इसका पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। क्या था? फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्लियर है? इसे क्या है क्या हुआ था कि इसमें कंप्यूटर मिनी ऑटोराइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ? स्टार्ट हुआ कंप्यूटर मिनी ऑटोराइजेशन, ठीक है। इसी में क्या हुए थे कि मिनी कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुए थे, और ये यहाँ से ही क्या थी? आपकी फोर्थ जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं कि आपके पर्सनल कंप्यूटर वगैरह आते हैं, लैपटॉप वगैरह इसी में ही डेवलप हुए थे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ जनरेशन से, कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट सच एज जापान FGCS primarily aim to transition away from traditional sequential processing to which architecture। जो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटिंग परियोजना है, जैसे कि जापान की FGCS का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग से हटकर किस आर्किटेक्चर को अपनाना था? तो किस आर्किटेक्चर को अपनाना था? मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। मैंने ये कराया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग।
तो इस ये किसके आता है, जो फिफ्थ जो जनरेशन है उसका जो गोल है वो क्या था कि एआई बेस्ड सिस्टम बनाना था। क्या था गोल? कि एआई बेस्ड सिस्टम बनाना, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन का क्या था, गोल था। तो जो सीक्वेंस प्रोसेसिंग की जगह, तो जो प्रोसेसिंग, सीक्वेंसर प्रोसेसिंग की जगह, तो सीक्वेंस प्रोसेसिंग की जगह क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग पर फोकस किया गया, ठीक है। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करना क्या था, इनका एम था, ठीक है, एम। तो इसीलिए जो जापान एफजीसीएस है, ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, फिफ्थ जनरेशन में आता है ये, ठीक है। बात करें ये, अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, वो किस में आती है, ठीक है। तो पैकिंग मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ कंपोनेंट ऑन टू अ सिंगल माइक्रोचिप, ठीक है, सिंगल माइक्रोचिप पे इज अ कोर फीचर ऑफ विच जनरेशन। तो जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक जनरेशन, जो कि एक ही माइक्रोचिप पर करोड़ों अरबों घटकों को पैक करती है, किस पीढ़ी के अंतर्गत आती है? तो किस पीढ़ी के अंतर्गत आती है, ये आपके आता है फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो अल्ट्रा लार्ज, एक होता है लार्ज स्केल जो कि फोर्थ में आता है, एक आता है कि अल्ट्रा लार्ज जो आपके फिफ्थ जनरेशन में आता है, उसमें क्या होते हैं कि जो बिलियंस कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो बिलियंस कंपोनेंट होते हैं वो एक ही चिप पे क्या हुए होते हैं, एक ही चिप पर होते हैं, ठीक है। ये किस में आता है, आपके फिफ्थ जनरेशन में आता है, इसका फीचर है। इसमें क्या आता है फिफ्थ जनरेशन में, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, सारे एडवांस कंप्यूटिंग इसमें क्या होते हैं, इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडर्न, इसको क्या बोला जाता है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर। तो आज जो हमने करा है, ये क्लास करी है, तो आज हमने इसके 10 क्वेश्चन रखे हैं। धीरे धीरे हम हर टॉपिक में बढ़ाते हुए क्वेश्चन चलेंगे। आज के थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, घुमा फिरा के पूछे हुए क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि लैंग्वेज आंसर बहुत ईजी थे, मतलब बस क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है, 2-3 लाइनें एक साथ ऐड कर दी हैं। पूछा सिंपल वे में भी जा सकता था, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एबीसीडी दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि बताना होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में, कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है, कौन से इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे, जो कि इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।